अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेहरुन निसा शाहमीर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। हाल। तुमने हाले से कॉल करके पूछा है वो कब आ रही है? नाश्ते के दौरान यूसुफ सुल्तान ने महराज साहब से पूछा था। जी बाबा, पूछ लिया था। वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, उससे कहो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। लेकिन वो नहीं आ सकती बाबा, उसने कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। पर वह उनकी बात पूरी होने से पहले ही बाबा की नरम मगर दो टोक आवाज़ सुनाई दी थी। महराज, तुम सफ़ीर को कॉल करके पूछो कब तक होगा उसका काम मुकम्मल, और उसको ये भी कह दो कि वीकेंड पर घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामलात में कुछ वक्त तो लग ही जाता है, और वो परसों आ रहा है। इतने में महराज साहब का फ़ोन बजा था और वो माजरत करते उठ गए थे। महराज सुल्तान हाई कोर्ट जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत थे और बाबा उनके काम से बहुत खुश थे। सफ़ीर सुल्तान ने भी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। उसने 4 साल कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था और हर 15 दिन या महीने बाद घर आता था। और यूसुफ सुल्तान को सफ़ीर की एक यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद बाबा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अब वो काफ़ी हद तक चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफ़ीर उनको बहुत अच्छी तरह डील कर लेते थे। वो जब तक हाले को न देखते उनका दिन नहीं शुरू होता था। अब उन्होंने सफ़ीर को इस्लामाबाद छोड़ के कराची शिफ्ट का हुक्म दिया था, जिसको मानने का सफ़ीर पाबंद था। वो खुद भी घर से दूर रह के थक चुका था, इसलिए अपने एक दोस्त के साथ शिराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच उसके हवाले करके आजकल कराची आने को पर तोल रहा था। मिदत के कमरे में बैठी हाले अपनी मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, जब इसको महराज सुल्तान की कॉल मौसूल हुई थी। उसने हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की थी। खैरियत है जज साहब, 1 घंटे में दो दो कॉल्स, क्या गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर? या फिर कोई मुजरिम नहीं मिला आज की तारीख में सजा सुनाने को? कॉल अटेंड करते ही उनको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो शोखी से बोली थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जज साहब को आपकी कोई याद नहीं आ रही, और ना ही शहर में मुजरिमों का कहर पड़ा है, बल्कि आपके दादा साहब का हुक्म है कि आप यूनी जाने से पहले उनसे मिल के जाएंगी। और हाले का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी थी। लेकिन बाबा, मेरी बात तो हेलो, हेलो। बाबा, शिट यार, कॉल क्यों काट दी? मुझे अस्पताल जाना था पहले, और अब ये नया हुक्म। उसने कॉल लॉग खोली और हारून शाहिद का नंबर डायल करने लगी, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। हेलो। हारून की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मिदत के घर पहुंचो 10 मिनट के अंदर, हाले ने हुक्म सादर किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे ड्राइवर का नहीं, हारून शाहिद का नंबर है। एमएनए के बेटे हारून शाहिद का। बात आई दिमाग में या नहीं? वो जल के बोला था। जबकि फुर्ती से अपने बिस्तर से उठ के अब बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो ये तय था कि हारून शाहिद हाले सुल्तान को मना नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हारून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे गार्ड्स लेके गए हैं, वो भी तुम्हारे कहने पे। और अगर मैं रॉयल ब्लू शर्ट पहन के आना, वही जो मैंने दी थी, अच्छी लगती है तुम पे? उसको बोलने का मौका दिए बगैर हाले अपनी बात करके कॉल काट चुकी थी। अगले की बात सुने बगैर कॉल काटना शायद इन बाप बेटी का पसंदीदा काम था। जबकि दूसरी तरफ हारून कुलस्ता रह गया था और जल के बड़बड़ाया था। वो रॉयल ब्लू नहीं, नेवी ब्लू है। हारून हाले के मामू शाहिद हुसैन का बेटा था। हाले का ओवर पोजेसिव बेस्ट फ्रेंड, वो उसके करीब किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने हाले से कह रखा था कि हाले से शादी भी वो ही करेगा, जिसपे हाले ने उसको भगा भगा के मारा था। वो कहता था कि अगर सारी दुनिया भी इसको छोड़ दे तो हारून शाहिद वो वाहिद बंदा होगा
جو حالے کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کی اور حالے کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن حالے اس کو برابر خوار کرواتی تھی۔ ہارون کی ماں نے معراج سلطان اور حسینہ بیگم سے ہارون کی خواہش پہ اس کے اور حالے کے رشتے کی بات کر رکھی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے حالے کی پڑھائی ختم ہونے تک کا وقت مانگ رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے کہیں اور رشتہ نہ کرنے کی یقین دہانی ضرور کروا دی تھی۔ حالے اور ہارون اس بات سے واقف تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب حالے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کو ہارون گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے نیچے نیلی جینز۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، 5 فٹ 9 انچ قد، ہلکا سانولا رنگ، کثرتی بدن اور سرمئی آنکھوں والا ہارون شاہد کافی اچھا دکھتا تھا۔ اس کا حلیہ لاپرواہ سا تھا، جبکہ حالے نے اس کے برعکس سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سیاہی پاجامہ پہن رکھا تھا اور گلابی دوپٹہ کندھے پہ جھول رہا تھا۔ ہلکا میک اپ، کھلے ہوئے بال، اس کا حلیہ کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ حالے کا رنگ گورا تھا، بے تحاشا گورا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ناک کٹاؤ دار، ہونٹ اور کمر سے تھوڑا اوپر تک آتے سیدھے بھورے بال۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، بالکل نگین کی طرح۔ وہ ہو بہو نگین سلطان کی کاپی تھی۔ پہلی بار دیکھنے والا اس کو نگین ہی کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہارون غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ حالے نے قریب پہنچ کے اس کے پیر پہ زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا تھا۔ یہ کیا کیا ظالم! وہ چلایا تھا۔ رات مجھ پہ غصہ کرنے اور ابھی لیٹ آنے کا انعام! حالے سکون سے بولی تھی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں حالے۔ ہاں تو دیکھو کس نے منع کیا ہے۔ وہ جلتا بھنتا گاڑی میں آ کے بیٹھا تھا اور 20 منٹ بعد حالے کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ حالے جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف صاحب اسے دیکھ کے جیسے کھل اٹھے تھے۔ دادا کی جان آ گئی میری بیٹی! ان کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ دادا، یہ کیا بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیا آپ نے؟ پتہ ہے کس طرح بھاگی بھاگی پہنچی ہوں میں؟ وہ خفا خفا سی بولی تھی، جبکہ اس کے اس طرح خفا ہونے پہ دادا جان کھل کے مسکرا دیے تھے۔ میرا بچہ! دادا نے اپنے بازو وا کیے تھے۔ نگین بھی بالکل اسی طرح خفا ہوتی تھی۔ حالے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی ہر دوسری بات نگین پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد حالے ہارون کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 بجے وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہارون اسکوپک کرنے آ گیا تھا۔ تم کیوں آگے میری کار بھجوا دیتے؟ سیٹ بیلٹ لگاتی حالے نے اسے پوچھا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس گنڈے کے پاس میں تمہیں اکیلے جانے دیتا تو تم غلط ہو کزن صاحبہ۔ وہ تپانے والے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں؟ تم میرے بھائی ہو یا باپ؟ دونوں نہیں، البتہ مستقبل کا شوہر ضرور ہو سکتا ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، وہ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں حالے کو مدحت کی کال آ گئی تھی تو ہارون چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اب یہ کال ہسپتال پہنچنے کے بعد ہی بند ہوگی۔ ہسپتال پہنچ کے حالے نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ آئی سی یو کے باہر وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اب کیا ہے؟ حالے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ حالے، یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ آج یہاں سے واپس جاتے ہوئے تم یہ بھول جاؤ گی کہ کل رات تم کسی زخمی کو ہسپتال لے کے آئی تھی یا تمہارا اس سے کوئی بھی واسطہ ہے۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تم یہ بات بھول جاؤ گی کہ کل کی رات تمہاری زندگی میں آئی بھی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ دیر پہلے والی شوخی اب مفقود تھی۔ وہ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، سمجھ آ گیا ہے مجھے۔ اب جان چھوڑ بھی دو، ایک کام کیا کیا کر دیا، دماغ خراب کر دیا ہے۔ بھلا میرا اس سے کیا واسطہ ہوگا؟ وہ جب اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ویلکم میڈم، ویلکم۔ رات آپ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئیں، یہ بیچارہ صبح سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے۔ اب ان بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ ہارون نے ان کو پیسوں کے نام پہ ایک دھیلا بھی نہیں دیا تھا، الٹا ان کو ڈرا دھمکا کے ایک ایسے انسان کا علاج کروایا تھا جو کہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہارون چبا چبا کے بولا تھا۔ ڈاکٹر کھسیانی سی ہنسی ہنستا وہاں سے جا چکا تھا۔ حالے نے ہارون کو ایک نظر دیکھا تھا، وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو بات کرنی ہے کر لو، وہ بآواز بلند کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔
इस सारे वक्त में उमर हयात ने बस हाले सुल्तान को ही देखा था, बगैर पलक झपके। अस्पताल के बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा नौजवान 27 या 28 बरस का था। उसकी आंखें स्याह थीं, ज़हीन चमकती हुई कसरती जिस्म, माथे पे बिखरे स्याह बाल, चेहरे पे संजीदगी। वो काफ़ी दराज कद भी था। मुख्तसर ये कि वो ऐसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल करे। वजह उसके चेहरे के खदो खाल नहीं थे, वजह एक बेख्तियार सी कशिश थी जो उसे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब उसके करीब आ चुकी थी और पास रखी कुर्सी पे बैठ चुकी थी। उमर हयात सांस रोक के उसको अपने करीब बैठा देख रहा था। अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो अब? हाले की ऑनरम वाज हाले की नरम आवाज उसको वापस अपने हवास में लाई थी। वह हनूज हाले को देखता जा रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, आपकी हाले जरा बुलंद आवाज में बोली थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नरमी से बोला था। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, संजीदा ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि उसके लफ्ज गिने जा सकें। खैर मुकम्मल ठीक तो अब भी नहीं हूँ, आराम की ज़रूरत है तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी? हाले ने पूछा था। आपकी मदद का शुक्रिया। उसने बात पलट दी थी। कोई बात नहीं। खैर अब ज़रा अपने लड़ाई झगड़े छोड़ो, मरते मरते बचे हो। तुम अपनी फैमिली का सोचो ज़रा, क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से? वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट को छू के गुजरी थी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं। दोनों जख्म गहरे नहीं थे और मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो नॉर्मल लहजे में बोलते गोया हाले के इल्म में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पे लगी तलवों पे बिछी थी। मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतनी मुश्किल से यहाँ लेके आई? इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर की इतनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून निकाल लिया उन डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो तुम कौन सा मर जाते? हाले जब बोलने पे आई तो गुस्से से बोलती ही चली गई थी। आपको मेरी वजह से जहमत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो सुकून से बोला तो हाले ज़रा ठंडी हुई थी। खैर, अब तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी और अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे सारे बिल्स पे हो चुके हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। कल रात आप डर क्यों गई थी? उसने जैसे उजलत में एक बेतुका सवाल किया था। शायद वो उसे मजीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीच खून में लथपथ देख के डरेगा ही। हालांकि बाहर जाते कदम उसकी आवाज पे थमे थे। मैं डरी नहीं थी। उसने मुड़े बगैर जवाब दिया था। तो फिर आपने जाने की कोशिश क्यों की थी? उसने एक और सवाल किया था। मैं दरअसल किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे उसकी तकलीफ फील होती है, बस इसलिए। क्या आप कल फिर आएंगी मुझे देखने? वो जल्दी जल्दी सवाल कर रहा था। उसने पूरी तरह घूम के मुकाबिल को घूर के देखा था। क्यों? तुम मेरे खाला के बेटे लगते हो जो रोज रोज पहुंच जाऊंगी मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ। लाड साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फिक्रा जेर लब अदा किया था। वैसे एक बात बताओ, तुम इतने कमज़ोर दिखते तो नहीं हो कि अस्पताल ना जा पाते, या किसी को कॉल करने की हिम्मत खुद में नहीं पाते? तो फिर क्यों थे वहाँ? और अभी तुमने कहा कि गोली तुम्हें छू कर गुजरी थी, तुम मरते नहीं, तो फिर मुझसे ये क्यों कहा था, मैं जीना चाहता हूँ? हाले ने तजस्सुस के मारे पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती, लेकिन मैं जी नहीं पाता। अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। उसके लहजे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फर्क हुआ? हाले हैरान थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, वो उसको देखते हुए बोला था। नहीं, हम नहीं मिलेंगे। उसे गलत लगता था। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हारून अंदर दाखिल हुआ। उसे आते देख हाले ने आखिरी नजर उमर को देखा था। उसकी स्याह आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। होंठ पपड़ी ज्यादा लग रहे थे। शायद उसका काफी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार उस पर तरस आया था, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे वो हारून के साथ दरवाज़ा पार कर गई थी। उमर उसको जाते देखता रहा। उसे वो शख्स उस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तो उमर साहब, अब आप काफ़ी बेहतर हैं, तो बिल्स के बारे में बात कर लें। कंजूस डॉक्टर। जी ज़रूर। बिल्स के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फिरोज़ की भी बात कर लेते हैं, जिनका नौज़ायदा बच्चा आपने
اپنی بھانجی انم رحمان کو دیکھ کے ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کے تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی اسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کروں فیروز صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کی بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ سن سا اپنی جگہ جم چکا تھا۔ آپ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر ہمارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڑھا بنتا تھا۔ خیر، میری ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل… ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے ان کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں ڈاکٹر، جلدی سے بولے تھے، پھر رک کے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گی تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے، میرے باپ کی شوگر مل لگی ہے نا، عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ، تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہارون؟ ترکش ڈراموں کا اثر تھا کہ اب وہ ہر بات پہ اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا مجھے، تو لگا تھا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ کے خیرات دے گا۔ بس بھی کر دو حالے، اب ایسا بھی کوئی غضب نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دھمکایا تو تھا میں نے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیسے خبر ہوگی یار۔ اور حد ہے یار، ایک تھرڈ پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ وہ دکھ سے بولا تھا۔ بات تھرڈ پرسن کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے ہارون۔ تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا، تبھی تو بلایا نا۔ اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری بےزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، نہ طنز کر رہی تھی، وہ بس ہارون کو بتا رہی تھی۔ حالے، تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں حالے، ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ اور وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں ایک دن بھی نہیں ہوا، تم اس کی وجہ سے مجھ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو؟ تم اس شخص کو مجھ پہ ترجیح دے رہی ہو؟ ہاؤ could you؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیات میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پہ بھروسہ کرنا تمہاری تمہاری پہ زور دیا تھا، وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ ایک دن یا ایک گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا۔ اب اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ حالے لیکن تم… ہارون مجھے گھر چھوڑ دو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بھینچ کے خاموش ہو چکا تھا۔ جانتا تھا اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاہد کی ناپسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا۔ واقعی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی بات کا بتنگڑ نہیں بناتی تھی۔ وہ اسی بات پہ خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل بھی ہو۔ اب اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کے اسٹیئرنگ پہ مارا تھا اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ دیا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہونی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی جہاں مہر ماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کے مہر کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے لگا تھا مہر چونک جائے گی۔ اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہاری قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کے بولی تھی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پہ سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پہ ان کو بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔
वो कद में हाले से 4 इंच बड़ी थी। दुबली पतली सी मेहर माँ ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन पुरकशिश थी। उसने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा था और अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2 साल एक निजी इदारे में जॉब करने के बाद उसने बिला वजह वो जॉब छोड़ भी दी थी। कदमों की चाप, लेकिन वो तो सबकी एक जैसी होती है। नहीं तो, जिस तरह लोगों के रंग, कद, बाल, शक्ल एक जैसी नहीं होती, उसी तरह उनके कदमों की चाल भी एक जैसी नहीं होती। वो भी मुख्तलिफ होती है। हर किसी के कदमों की चाल उसकी शख्सियत के मुताबिक होती है। वो अपनी इसी नरम सी मुस्कुराहट के साथ बता रही थी जो उसका खासा थी। अच्छा, तो ये बात है। चले फिर बताएं मामा की जाप कैसी है। बावकार, महर झट से बोली थी। हारून की? उसकी चाप ऐसी है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो। साथ हंसी थी। सफीर की? वो सवाल पे सवाल कर रही थी। दिल रोक देने वाली। बेख्तियार उसके मुंह से फिसला था। क्या क्या क्या? दिल रोक देने वाली? वो भला कैसे? उसका अंदाज तफ्तीशी था। मेरा मतलब था कि जब भी आता है इतने गुस्से या उजलत में आता है कि बंदे का दिल ही रुक जाए कि अब क्या गुनाह हो गया हमसे। उसने बात संभाल ली थी। अच्छा, यही बात है ना? वो गोया अब भी शक में थी। लो, और भला क्या बात होगी? महर हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। खैर, मुझे खाना दे दें, भूख लगी है। हाले ने गोया इस बात में मिट्टी डाली थी। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ, महर ने कहा था। खाना खा के मामा के कमरे में जा चुकी थी। अब वो उनकी गोद में सर रखे लेटी थी। बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं, उन्होंने टोका था। आप ही के बालों से तो अच्छे हैं, वो माँ को चिढ़ाने को बोली थी। जानती थी हसीना बेगम महर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेगी। मामा के कपड़े निकालती महर उसकी चालाकी समझ चुकी थी, तभी अपने काम में मगन रही और मुड़ के देखने की जहमत नहीं की थी। परे हटो, मेरी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। उन्होंने हाले की कमर पे धमोका जड़ा था। उफ, जालिम हसीना, ये क्या कर दिया? वो उनकी गोद से उठते हुए मिस्कीन शक्ल बना के बोली थी। कपड़े निकालती महर भी उसकी अदाकारी पे हंसती थी। माँ को नाम से बुलाती है? रुक जरा। हसीना बेगम ने जूते की तलाश में नजर दौड़ाई थी और जल्दी कामयाब हो चुकी थी। उनका इरादा समझती हालिद छपाक से कमरे से बाहर भाग चुकी थी और हसीना बेगम का फ्लाइंग चप्पल कमरे के अंदर आते हसन सुल्तान के सीने पे आके लगा था। वो बेचारा बौखला ही तो गया था। यार अम्मा, आपके फिजाई हमले कब खत्म होंगे? वो मुंह बना के बोला था। अरे मेरा बच्चा, मुझे क्या पता कि तुम अचानक से आ जाओगे। मैं तो उस हाले कमबख्त को मार रही थी। वो उसको पुचकारते हुए बोली थी और अपने बाजू वाह कर दिए थे। आजा मेरे बेटा। हाँ, बुरी बात है, कमबख्त नहीं कहते किसी को। वो उनके गले का हार बनते हुए बोला था। हाले और हसन महर के बरक्स माँ को ज्यादातर अम्मा बुलाते थे। चल, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, वो खफकी से बोली थी। उसको हनूज अपने सीने से लगा रखा था। हाले और महर अब तक उसको जूता पड़ने पे हंस रही थीं। ओए हसन गुलाम, वो उसका नाम बिगाड़ के सुल्तान को गुलाम कहती थी। किधर आवारागर्दी कर रहे थे तुम? कल से मैं 2 बार घर आई हूँ लेकिन तुम नहीं थे। पहली बात यह कि मेरा नाम हसन सुल्तान है, और दूसरी बात मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिधत के घर मेरी इजाज़त के बगैर कैसे रुकी? वो उसको तपाते हुए बोला था। तुम्हें अभी बताती हूँ। वो जारहाना तेवली उसकी जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कि जंग अजीम सोम शुरू होती, महर ने बीच बचाव कराते हुए हाले की तवज्जो उसके आज रात के फंक्शन पे पहनने वाले सूट की जानिब दिलवाई थी। हाले, ये देखो, इसके बॉर्डर का काम उधर रहा है। अभी से वो फिक्रमंदी से बोली थी। हाले उस वक्त हसन पे मिट्टी डाल के अपने जोड़े की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? आप ही, आपने इसको इस वक्त क्यों नहीं चेक किया था? मैं छोड़ूंगी नहीं इस दुकान वाले को। वो सख्त गुस्से में आ चुकी थी। हसन कोई मैसेज देखते हुए कमरे से जा चुका था। हाले, कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरा सूट पहन लेना। महर ने बड़े आराम से हल बताया था। ना तो बीबी, तुमने अपनी आंखें उधार दे रखी थी किसी को, खुद देख लेती। अम्मा, यार मैं गम में हूँ, वो रुहासी सी बोली थी। "हम्म, कोई गम में नहीं, ना शुक्री हो तुम", वो बड़बड़ाई थी। आप ही थीम वेडिंग है, ये सब लड़कियां शॉकिंग पिंक पहन रही हैं। मेरे पास बस यही सूट था इस कलर का। वो सर पकड़े बैठ चुकी थी।
हसीना बेगम हाले को अपने हाल पे छोड़ के किचन की तरफ चली गई थी कि रात का खाना तैयार करवाना था। लेकिन हाले, ये तो मैजेंटा पिंक है, वो हैरत से बोली थी। दरअसल हाले को रंगों के सही नाम नहीं आते थे। हाँ, आप मेरी तस्वीर करवाएं, मसला न हल कीजिएगा। वो पैर पटकती वहां से निकल गई थी। पीछे मेहर माँ गहरी सांस भर के रह गई थी। एक तो रात नींद नहीं पूरी हुई थी, दूसरी हारून से नाराजगी, और तीसरा उसका जोड़ा खराब हो चुका था। आज का दिन ही खराब था। मिदत की मेहंदी का फंक्शन उसके घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। क्योंकि ये थीम वेडिंग थी, सो सबने उसी लिहाज से लिबास पहन रखे थे। हाले ने ग्रीन सादा सूट के साथ शॉकिंग पिंक कामदार दुपट्टा पहन रखा था, जो कि उसने अपने जहेज के कपड़ों से निकाला था। ये बात अम्मा को पता नहीं थी। बाल कर्ल करके खुले छोड़ दिए थे और मूड सख्त खराब था। उसके बरक्स मेहर माँ ने शॉकिंग पिंक शॉर्ट शर्ट के साथ ग्रीन दुपट्टा ओढ़ रखा था और बहुत अच्छे मूड में थी। हसन और मेहर माँ किसी फैमिली के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। मेहर माँ ने कई बार उसको बुलाना चाहा, लेकिन बेसूद। अब वो मुंह सुजाए एक कोने में अलग थलग बैठी थी। हारून के रात वाले रवैये के बारे में सोच रही थी। जब हारून ने दूर से उसको वहां बैठे देखा, वह कदम कदम चलता उसके पास जा रहा था। अब उसके करीब पहुंच के उसके साथ जुड़ के बैठ चुका था। हाले उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। दिल में खुश भी हुई थी, मगर जाहिर नहीं होने दिया था। अब भी नाराज हो? नरमी से पूछा गया था। वो सीधा पॉइंट पे आया था, मगर जवाब नदार्द। आई एम सॉरी हाले, रियली आई एम। मुझे ये नहीं करना चाहिए था यार। बस मैं गुस्से में था। मुझसे बात तो करो यार, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। वो जैसे बेबसी से बोला था, मगर वो अभी खामोशी से गर्दन मोड़े हसन को किसी लड़की से बात करते देख रही थी। इसको तो देख लूंगी। हाले, मुझे बस तुम्हारा उसकी फिक्र करना अच्छा नहीं लगा था। हनूस खामोशी। हाले यार, कुछ तो बोलो। वो अभी खामोश थी, और फिर अचानक हारून उठा था और पूरे कद के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह, हारून क्या कर रहे हो? उठो, सब देख रहे हैं। वो बौखलाते हुए बोली थी। यार मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। हाँ हाँ, किया माफ, अब उठो। वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोली थी। हारून खुल के मुस्कुरा दिया था। मेहर माँ, जो कब से उन दोनों को ही देख रही थी, अब उनके करीब आ चुकी थी। हारून, ये सब क्या था? उसने आते ही संजीदा लहजे में सवाल किया था। हारून ना समझी से उसको देखने लगा था। हाले भी अपनी बहन को देख रही थी। अभी क्या हो गया? यहाँ कितने सारे लोग हैं, अंदाजा है क्या? सोचते होंगे वो तुम दोनों को अकल है या नहीं। इस शादी में तुम लोग आम लोग नहीं हो। सब जानते हैं कि तुम हाई कोर्ट जज महराज सुल्तान की बेटी हो। और तुम, अब इसका इशारा हारून की तरफ था, तुम एमएनए शाहिद हुसैन के बेटे हो। कोई होश है तुम दोनों को? ये पब्लिक प्लेस है, तुम दोनों का घर नहीं। यहाँ अगर 100 दोस्त हैं तो 1000 मुखालिफ भी हैं। उनको डपटते हुए बोल रही थी। तुम क्या कह रही हो यार? हम दोस्त हैं। ये मुझसे नाराज थी और मैं इसको मना रहा था, बस। और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। हारून गुस्से से बोला था। उसे मेहर माँ का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। हारून आराम से। हाले ने तंबीह की थी। तुम्हें नहीं होगी, लेकिन मुझे है। इसीलिए मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ। और तुम देख लो, आसपास बहुत लड़कियां होंगी। उनके कदमों में जाके बैठो और बनवाओ स्कैंडल। चलो हाले। साथ ही हाले का बाजू पकड़ के अपने साथ खींचती चली गई थी। पीछे हारून तिलमिलाता रह गया था। हाले का बाजू पकड़े वो अब लोगों से काफी दूर ले आई थी। यहाँ बहुत कम लोगों की नजर जाती थी। आप ही सुन तो लो। हाले हाले अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है हाले, मेहरमा दुख से बोली थी। आप ही आइंदा ऐसा नहीं होगा, हाले शर्मिंदा से बोली थी। तुम्हें अंदाजा भी है कितने लोग देख रहे थे? आइंदा ऐसा नहीं होगा आप ही, हाले जोर दे के बोली थी। मुझे तुम्हारी परवाह है हाले। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करे। और यहाँ हाले ने मेहर को गले लगा लिया था और उसके कान के पास यकीन दहानी करवाई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहर माँ ने एक गहरी सांस खारिज की थी और हाले को नरमी से खुद से दूर किया था। चलो, मिसेस जिब्रान तुम्हारा पूछ रही थी, और उसको लिए आगे बढ़ गई थी। हारून दूर से उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता रहा था और फिर खामोशी से एक टेबल पर बैठ गया था। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। खाना खुल गया था। हाले और मेहरमा अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रही थी कि अकब से आती हारून की आवाज़ पे एक साथ मुड़ी थी।
आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सा बोला था। महर ने हसन को देखते हुए आइंदा ख्याल रखना कहकर बात खत्म कर दी थी। हसन हवन्नकों की तरह सबको देख रहा था। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? बिलाखिर उसने पूछ ही लिया था। तुम तो चुप ही रहो गेंडे। हर बात इस हसन गुलाम को बताओ, जैसे हमें और कोई काम नहीं है। हाले उसको तपाते हुए बोली थी। महर और हारून दिलचस्पी से ये जंग अजीम देख रहे थे, और वो तब भी गया था। तुम तो जैसे मलका हो ना, कहीं की। गेंडा मैं हूं, तो तुम क्या हो? जरा प्लेट देखो अपनी। तुम्हें तो बेटा मैं देख लूंगी। ये सारे गुर तुम उस पर कटी कबूतरी से सीख के आए हो ना, जिससे अभी बात कर रहे थे। आप देख रही हैं ना इसको, मेरी दोस्त के बारे में कैसे बात कर रही है? हसन ने गोया दुहाई दी थी। हाले खबरदार, जो मेरे भाई की दोस्त को कुछ कहा हो तो। जो कहना है, जितनी बेइज्जती करनी है मेरे भाई की करो। महर मुस्कुराहट दबा के बोली थी। हारून भाई, आप ही कुछ बोलें। अच्छा बस, अब मेरे चीते को कोई तंग नहीं करेगा। वो फौरन हसन का दिफा करते हुए बोला था। इसी तरह हंसते मुस्कुराते फंक्शन खत्म हुआ था, और हारून ने उनको घर छोड़ा था। घर आके वो दोनों इतने थके हुए थे कि महर माँ के कमरे में ही सो गए थे। बेड पे महर और हाले, जबकि हसन सोफे पे ही सो गया था। सुबह में हाले की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसकी नींद अलार्म के बगैर नहीं खुलती थी, इसलिए वो फजर का अलार्म लगा के सोती थी। अलार्म को बंद करके वो उठी थी। वुजू किया, जहाँ नमाज बिछा के नमाज पढ़ने खड़ी हो चुकी थी। नमाज पढ़ के उसने महर को जगाया था, और अब महर नमाज पढ़ रही थी, जबकि हाले हसन को उठाने लगी थी, जो कि गधे घोड़े बेच के सो रहा था। हसन को उठा के वो लॉन में चहलकदमी के लिए आई थी कि चौकीदार को मेन गेट खोलते देखा। इस वक्त कौन होगा? वो हैरत से सोचने लगी। लेकिन उसको ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा था, जब उसने सफ़ीर सुल्तान को हवेली में दाखिल होते देखा। पहले हैरत से और फिर खुशी से वो भागते हुए उसके पास पहुंच चुकी थी। सफ़ीर ने भी उसको अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, तभी उसकी अपनी जगह पर ठहर चुका था। सफ़ीर की आंखें भी महर ही की तरह भूरी थीं, लेकिन उसकी आंखें अपनी माँ पे गई थीं। साफ रंग, ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू, वो बाकायदगी से जिम जाता था। सतवा नाक और हमा वक्त होंठों पे सजी मुस्कुराहट, वो काफ़ी हैंडसम था। वो उसके करीब पहुंच चुकी थी, और अब उसकी सांसें फूल चुकी थीं, क्योंकि वो उससे काफ़ी दूर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो फूली सांसों के दरमियान बामुश्किल बोलती उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था। हाले का फेवरेट कज़न और हारून शाहिद का जानी दुश्मन। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो बदिक्कत बोल पाया था, और हाले के चेहरे से नजर हटाई। मैं भी बिल्कुल फिट, वो चहकते हुए बोली थी। सफ़ीर को देख के वो बहुत खुश हो जाती थी। आप तो कल आने वाले थे ना? वो पूछ रही थी। अगर कल आता तो क्या तुम्हारा इतना सरप्राइज चेहरा देख सकता क्या? और अगर ये चेहरा देखना था तो आज तो आना बनता था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। तो आप मेरे लिए आए हैं? कोई शक? उसने हाले की आंखों में देख के पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली थी। कुछ बना दोगी खाने को? भूख से मर रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही सफीर उसे बोला था। शाला जीवें, अल्लाह तेकू मेरी भी हयाती दे छोड़े। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर गई थी। वो जब खुश होती थी या दुखी तो अपनी मादरी जुबान सराइकी खुद ब खुद उसके मुंह से निकलती थी। क्या हो गया हाले? वो उसकी आंखों के आगे हाथ लहराता उसको अपनी हवास में वापस लाया था। जी मैं बनाती हूँ, आप मुंह हाथ धो लें। वो जल्दी जल्दी बोली थी। मैं आता हूँ 5 मिनट में। वो ये कह के जा चुका था, लेकिन हाल एक उसके क्लोन की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी, अपने आस पास बेहद करीब। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा कि सफ़ीर चाय का दीवाना था। उसे हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकाल के पेड़े बनाने लगी थी। उसके बाद 3 अंडे लिए और उनको फेंटने लगी थी। सफ़ीर 20 मिनट बाद बाहर आया था। वो शायद नहा के आया था, क्योंकि गीले बाल माथे पे गिरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। अब वो किचन की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की चाप खामोशी में इर्ताज पैदा कर रही थी। महर सही कहती थी, उसकी चाप दिल रोक देती है। हाले ने एतराफ़ किया था। वाह यार कज़न, तुम तो बहुत तेज़ हो। वो हशाश बशाश सा बोला था। बस देख लें कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। हाँ भाई, मान गया। वैसे भी सब लोग उठे क्यों नहीं? अब तक उसने पराठे का नवाला लेते हुए पूछा था।
एक्चुअली बाबा आउट ऑफ सिटी हैं। चचा 10 बजे उठते हैं। मामा इस वक्त अपनी तस्बीह में मसरूफ़ होंगी। महर तिलावत कर रही होंगी और हसन सो रहा है। उसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं। हालिद ने तफसील से बताया था। और मम्मी, उन उनको भूल गई तुम? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों की मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हमारी सुलह नहीं हो सकी। इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं। लिहाजा मैं उनके मामूलात के बारे में कतई लाइल्म हूँ। वो अपने असली शोख लहजे में बोलती सफ़ीर को हंसने पे मजबूर कर गई थी। हंसते हुए उसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती थीं। सफ़ीर जब भी आता था अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की पूरी कोशिशें करता था, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर चाल पे नज़र होनी चाहिए। कब क्या कर जाए क्या पता। अरे छोड़ें, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही उस पे बूढ़ा या जवान समझकर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो उस खामोशी को तूफान का पेश खेमा समझना चाहिए। अच्छा बस भाई, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गए। वो उसकी बात काट कर बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें। ये बीवी नहीं समझने की मेरा बच्चा। कब से आती फरवा बेगम की आवाज़ पे दोनों ने पीछे मुड़ के देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाके उनको सीने से लगा लिया था और उनके बालों पे लब रख दिए थे। मेरी प्यारी मम्मी, वो मोहब्बत से बोला था। लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी न देख उसका शक यकीन में बदल चुका था कि वह नाराज़ हो चुकी हैं। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े हो गए इससे बातें बिगाड़ने। वो खफकी से बोली थी। अम्मी आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में ही थी तो सलाम कर लिया। और मुझे भूख लगी थी, उसने मुझे नाश्ता भी बना के दिया। वो नर्म से लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते? सलाम कर लिए तो चले जाते अपने कमरे में। लेकिन नहीं, इन बीवी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दी मेरे बच्चे को। अंडा तक तो उबालना आता नहीं, नाश्ता करवाएगी। इससे पहले हाले कुछ सख्त सुनाती सफ़ीर की इल्तजाइया नज़रों को देख के खामोशी से वहां से चली गई थी। देख देख लिया ना कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे ये। फरवा ने दुहाई दी थी। मम्मी चले यार, बाबू को उठाते हैं। सफ़ीर गोया बेबसी से बोला था और फिर इनको बाजू के हल्के में लिए उनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। उन दोनों की सुलह सुलह वो नहीं करवा सकता था। आज उसने ये एतराफ़ किया था। हाले और चची का 36 का आंकड़ा था। ये बात पूरा घर जानता था। इसको चची को तपा के गोया सुकून मिलता था। लेकिन वो कभी बदतमीजी नहीं करती थी, हमेशा मीठी छुरी बनी रहती। जब चची गुस्से से सुर्ख हो जाती तब हाले के दिल पे जैसे ठंडी फवार सी पड़ जाती। लेकिन उसे चची से मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। अभी पिछले महीने जब उनको नमूनिया हुआ था तो हाले 3 दिन तक उनके कमरे में सोई थी और पूरी पूरी रात जाके चची की खिदमत की थी। लेकिन जो ही उनकी तबीयत बेहतर हुई हाले और उनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता उस वक्त तक होती थी जब यूसुफ सुल्तान कमरे में होते या कहीं बाहर गए होते थे। उनके सामने किसी के मजाल जो हाले को कुछ कह दे। जितना वो हाले से खार खाती थी उतनी ही मोहब्बत उनको मेहरमा से थी। वो उनकी आंखों का तारा थी। वो उससे इतनी मोहब्बत से बात करती, उसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल करती कि हाले का दिल बेहोश होने को चाहता। वो शॉपिंग करने जाती तो महर को साथ ले जाती। पार्लर जाती तो महर उनका साया बनी रहती। हती कि अपनी किटी पार्टीज में भी वो महर को साथ रखती और महर भी बगैर किसी चून चरा के उनका हर हुक्म बजा लाती। शायद वो इसीलिए फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चूर आवाज उसके कानों से टकराई थी। वो मुस्कुराते हुए सफीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देख के आंखें मजीद चमक उठी थीं। हाले ने आते ही उनके गाल चूमे थे। फिर दादा जान के साथ वाली कुर्सी पे बैठे हसन के बाल बिगाड़ते हुए उसके कान के पास झुक के बोली थी। छीले हुए आलू किसको परे, वरना अम्मा को उस रात वाली कबूतरी का नंबर दे दूंगी। हसन ने बेबसी से उसको देखा था और पैर पटकता उठ के सफीर के साथ बैठ गया था। अब हाले इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। अब हालात कुछ यूं थे कि दादा जान बीच में बैठे थे और अपने साथ वाली दोनों कुर्सियों पे एक जानब सफ़ीर और दूसरे जानब हाले को बिठा रखा था। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे हारून का अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। हारून एम्पल कर रहा था। हाले और उसकी यूनि एक ही थी, इसलिए वो सुबह हाले को पिक करता और शाम में घर भी छोड़ता था। बेटा हारून, अब सफ़ीर आ गया है तो हाले को वो पिक एंड ड्रॉप देगा। तुम अब जहमत ना करना। अचानक ही दादा का हुक्म आया था। फरवा बेगम तो जल्द भुन गई थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी, सो चुप रही।
लेकिन अंकल मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। और हाले भी मेरे साथ अपनी मर्जी से जाती है। क्यों हाले? उसने हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्जी, मैं क्या कहूँ? अगर सफ़ीर को कोई मसला नहीं तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। सफ़ीर खुशदिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिल ही दिल में बोली थी। जबकि हारून तो उसकी अदाकारी पे जल के रह गया था। मेहरबा सुकून से नाश्ता कर रही थी जब सफ़ीर ने उसको पुकारा था। महर, जूस देना प्लीज़। महर ने खामोशी से ग्लास भर के इसको थमा दिया था। वो अपसेट लग रही थी। फरवा चची ने नोट किया था लेकिन फिलहाल खामोश थी। चले, मैं निकलती हूँ अब। सफ़ीर चले? हाले उठ खड़ी हुई थी, साथ सफ़ीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा था और सफ़ीर की तरफ देखते हुए बोला था। सफ़ीर, तुम आज तो पहुंचे हो, आराम करो। कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी तो मैं आ गया हूँ। वैसे भी चले। साथ आखिरी फिक्र हाले से कहा था। सफ़ीर ने ओके कह के सर हिला दिया था। हाले भी खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जूं ही रोड पे डाली तो गोया फट पड़ा था। हाले, ये सब क्या था? बताना पसंद करोगी? ये सफ़ीर कब आया और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले। मैं होने नहीं दूंगा। और तुमने हामी कैसे भर ली? मैं अब भी हैरान हूँ। वो दबा दबा सा गुर्राया था। हाले ने खामोशी से म्यूजिक ऑन कर दिया था। चाहे आवाज़ हल्की हो लेकिन म्यूजिक चलता रहे। दादा जान का हुक्म है, मैं भला क्या कहूँ? उसने बड़े सुकून से जवाब दिया था। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया था। हाले यार, मुझसे गलती हो गई मानता हूँ, लेकिन ये सज़ा बहुत ज़्यादा है। समझो यार, क्यों किसी की बेबसी का फ़ायदा उठा रही हो? वो जैसे रो देने को था। फिर अचानक कुछ याद आने पे गाड़ी को एक साइड पार्क करके अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? उसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख उसकी जानिब किया था। वीडियो में वही डॉक्टर था और हारून उसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था। और फिर कुछ हीलो हिज्जत के बाद उसने पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात उस वीडियो में हाले को दिखी थी, वो ये कि डॉक्टर का होंठ ज़रा फटा हुआ था और आंख के नीचे नील था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब भी माफ़ नहीं करोगी? देखो, मैंने उसको पैसे भी अदा कर दिए। यार, दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करो। तुमने इसको किस बात की धमकी दी थी? इसकी बात को खाते में लाए बगैर उसने सवाल किया था। वो एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियां कर रखी हैं और उसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी ढिठाई से बता रहा था। वो तो कल तक नहीं पता था ना। अब तो आधे कराची को पता चल चुका होगा, है ना? हाले उसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने उनकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी कल शाम। वो अब भी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही नहीं कि वो फरिश्ते कौन होंगे। और तुम्हें कैसे पता कि उसकी 2 बीवियां हैं? सरासर तफ्तीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल उसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त थी। हारून मुस्कुराहट दबा के बोला था। शर्म करो हारून, शायद शर्म। वो गोया आजिज आ चुकी थी। अब चले? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला था। वेट, उसकी आंख और होंठ पे जख्म कैसा था? अचानक याद आने पे वो बोली थी। वो असल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना। उसकी बेतुकी बात पे हाले का कहकहा बुलंद हुआ था। उसको हंसते देख वो भी हंस दिया था। और फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे थे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा था। पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब कहीं जाके उसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून। वो मुश्किल हंसते हंसते बोल पाई थी। उसने जो मेरे साथ किया उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से होंठों पे लौट रहा हूँ मैं। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए बोला था। हाँ हाँ, इतने तुम जंगजू की नस्ल। हाले तंज करना नहीं भूली थी। अच्छा, अब तो नहीं जाओगी ना सफीर के साथ? देखी जाएगी। वो उसको तपाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? कभी खुद को मेरी जगह पे रखो तो पता चले कि तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती हैं। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ, यही, बिल्कुल यही। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में भी जरा सी भी दिक्कत नहीं महसूस करती। हाले, मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहाने रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए भी अलग रहूंगा। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए जरा भी नहीं सोचती हो।
किसी के साथ इतना करो जितना बाद में खुद बर्दाश्त कर सको। वो हारे हुए लहजे में बोलता, कहीं से भी कुछ देर कबल कहकहे लगाने वाला हारून शाहिद नहीं लग रहा था। बदवा दे रहे हो? हाले ने दुख से पूछा था। मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं? उसने उंगली से सीने पे दस्तक दी थी। हाले, याद रखना, अगर पूरी दुनिया में तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें उदास कर दे तो मैं हंसाऊंगा। पूरी दुनिया जब अगर तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तो हारून शायद तुम्हारे हक में बोलेगा। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धुतकारेगी तो मैं अपनाऊंगा तुम मुझे हमेशा अपने हम कदम पाओगी, क्योंकि तुम हाले, तुम दुनिया हो मेरी। बदुआ बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हें कांटा भी न चुभने दूं। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी। आई एम सॉरी हारून, मैं मजाक कर रही थी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, वो कहकर चुप हो चुका था। यूनिवर्सिटी की गेट पे हाले उतर गई थी। हारून ने उसे कह दिया था कि वो आज यूनी नहीं आएगा, लेकिन उसको पिक करने आ जाएगा। हाले खामोशी से अंदर चली गई थी। अब बताओ, मेरा बच्चा उदास क्यों है? सबके नाश्ता करने के बाद फरवा महर को अपने कमरे में ले आई थी और अब मोहब्बत से इसे सवाल कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अफसरदा सी बोली थी। बेटा वो थका हुआ था, वरना क्या पहले उसने कभी ऐसा किया है? तुम्हारे सिवा भला किसी को देखा है? हुमानी जान, ये सब तो आप कहती हैं ना। मैंने तो कभी ये सब नोट नहीं किया। वो मुझसे ज्यादा तवज्जो हाले को देते हैं। सुबह उसको देखते ही जैसे बहुत खुश हो गए थे, मैंने बालकनी से देखा था। क्या तुम्हें अपनी बहन से खौफ महसूस हो रहा है? फरवा ने चुपते हुए लहजे में पूछा था। हुमानी जान, आज तो आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली। दोबारा अगर आपने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं आपका लिहाज नहीं करूंगी। मैं अपनी बहन पे ऐसे 100 सफ़ीर सुल्तान कुर्बान कर सकती हूँ। इतना हौसला है मुझ में। यहाँ बात आपके बेटे की हो रही है। मेरे बहन के साथ आपके जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो दो टोक लहजे में बोलती, उनको बहुत कुछ बावर कर आ गई थी। ओ हनी, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो वैसे ही बात की थी। सफ़ीर बस तुम्हारा है। वो उसके कंधों पे हाथ रखती लहजे में शीरीनी समोए बोली थी। उसने नरमी से उनके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। सफ़ीर मेरा है, यह बात सफ़ीर को खुद कहनी होगी। आप अब मुझसे उस बारे में तब बात करेंगी जब आप सफ़ीर से बात कर चुकी हों। वो अटल लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा सफ़ीर अभी, उन्होंने कुछ कहना चाहा था जब महर ने उनकी बात काट दी थी। 30 साल का हो गया है सफ़ीर। मैच्योर है। बिजनेस सेटल है उसका। कामयाब इंसान है। दौलत, फेम, पावर क्या है जो उसके पास नहीं है? अब आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो अभी शादी या फिर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो गोया उनको वार्न करती कमरे से जा चुकी थी। पीछे फरवा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ चुकी थी। यकदम उन्होंने एक झटके से सर उठाया था। अब उनका दिमाग एक नए जाल का ताना बाना बुन रहा था। धूप की तमादत से उसका रंग सुनहरी हो रहा था। वो बार बार चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ करती उसकी मुतलाशी निगाहें हारून को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी नज़र सामने से आते सफ़ीर पे पड़ी। वो मुतवाजन चाल चलता हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाले को अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। धूप और गर्मी का असर उसकी मौजूदगी में ज़ायल हो चुका था। ये धूप अब उसको बाहर की शाम लग रही थी। वो अब उसके करीब आ चुका था। सूरज की रोशनी अब उसकी पुश्त से टकराती हाले के जिस्म पे पड़े बगैर मायूस लौट जाती थी। वो हाले और सूरज की रोशनी के दरमियान दीवार बन के खड़ा था। अब वो उसकी छाँव में थी। वो साइबान था, मजबूत साइबान। कम से कम हाले सुल्तान को तो यही लगा था। मैंने बताया था हारून को कि मैं तुम्हें पिक करूंगा, और उसको ये भी कहा था तुम्हें ना बताए। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा ना। मुझे देर होगी शायद। वो माजरत ख्वाहाना लहजे में बोल रहा था। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई। वो खुशदिली से बोली थी। उसके लिए तो वो सारी जिंदगी इंतजार कर सकती थी। बस एक बार वो कह के तो देखे। वो दिल ही दिल में बोली थी। चलो चलते हैं। आज तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना भी खिलाऊंगा। उसने हाले को अपने प्लान से आगाह किया था। हाले खामोशी से उसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी के करीब पहुंच के सफ़ीर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। उसको बिठाने के बाद वो घूम के आया था और ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब बताओ कहाँ खाने चले? वो पूछने लगा। हाले ने पहले म्यूजिक ऑन किया, अपनी पसंद का एक इंग्लिश गाना लगाया और फिर आराम से सफ़ीर की तरफ मुड़ी। नहीं आज नहीं। असल में आज मिदत की बारात है। शाम तक पहुंचना है। मुझे ऑलरेडी लेट हूँ।
وہ ایسا کریں آپ بھی چلیں میرے ساتھ وہاں، کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدت کا بھائی کل بھی آپ کو پوچھ رہا تھا۔ اچھا اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا، فوری مان گیا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں۔ لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ گویا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتا اس کے چونچلے؟ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل ڈے پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتا تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ اہم ہی ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہے۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتا ہے میں اپنی شادی پہ یہ برائڈل شاور، یہ قوالی نائٹ، ڈھولکی، مایوں مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی۔ بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتہ ہے، یہاں وہ رک گئی تھی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب جب میں شروع ہو گئی؟ اللہ اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، نہ یہ ہوگی میں بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے۔ وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی ہے۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ Did he just propose me؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق؟ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا ہے؟ اسے حالے کی جذبات معلوم ہی نہیں؟ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھیں، لیکن اب ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پہ اکڑوں بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔
اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کس نے اس کو حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکار ہی تھا۔ ہارون شاید کی دنیا لٹ چکی تھی یا اس کے پاس اب کھونے کا کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حال سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم لوگ آج کے ایپیسوڈ بس یہیں پہ ختم کریں گے۔ انشاءاللہ اس ناول کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریکمنڈیشن یا کوئی سجیشن ہے کسی اور ناول کی تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں کسی اور یا اسی طرح کی اچھی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔